यस, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि कस्टम में क्या क्या चीजें होती है और कस्टम एक्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्या है, उसका एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस दे रखे हैं वो हमने देखे। देन वी केम टू द टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टम लॉ, फिर हमने रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग, कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये सब चीजें कस्टम एक्ट हमें करने से बेनिफिट है, कस्टम एक्ट से रिलेटेड बेनिफिट है वो सीखा। फिर हमने देखा कि रूल्स कौन बनाएंगे, तो दो अलग अलग सेक्शन 156 और 157 रूल्स बनाने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। 156 में जहां पे हमने देखा कि रूल्स रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, चार्जेबिलिटी ऑफ एसेसरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, डिटेंशन, कॉन्फिस्केशन और इनसे रिलेटेड जो रूल्स है वो सेक्शन 156 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन 157 के तहत सीबीआईसी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जो है वो बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट वगैरह से रिलेटेड रूल्स बनाएगा। Then we came to some topics, that is assessment, baggage, bill of entry, bill of export and goods. goods की definition हमने सीखी थी, अराइवल मैनिफेस्ट की definition हमने सीखी थी और इंडिया वर्ड की definition हमने सीखी थी। तो इंडिया वर्ड की definition में हमने क्या पढ़ा था कि जो जैसे ये इंडिया है, ठीक है, यहां से 12 नॉटिकल माइल जो है वो टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। तो यहां से भी 12 नॉटिकल माइल और यहां से भी 12 नॉटिकल माइल, और 12 नॉटिकल माइल का मतलब एक नॉटिकल माइल में अप्रोक्सीमेटली 1.853 किलोमीटर्स होते हैं। 1 नॉटिकल माइल में 1.853 किलोमीटर्स होते हैं। तो ये जो आप मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो आपको नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर है ये भी पता चल जाएगा, और इसको कहा गया है टेरिटोरियल वाटर, और यही इंडिया है। तो इंडिया की डेफिनेशन मैंने जैसा कि पिछले लेक्चर में कहा था हम फिर से लेंगे। तो सेक्शन 2 क्लॉज 27, इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एंड टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन, है ना। इसको क्या कहा गया है। उसके बाद इन्होंने बोला इंडियन कस्टम वाटर क्या होता है। तो इन्होंने कहा इंडियन कस्टम वाटर का मतलब वाटर एक्सटेंडिंग इनटू सी अप टू टाइम लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अंडर सेक्शन 7 ऑफ टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड मैरीटाइम जोन एक्ट 1976 के तहत जो है वो वाटर एरिया भी जो है वो इंडिया का ही माना जाएगा, उसको इंडियन कस्टम वाटर कहेंगे, ठीक है। तो इंडियन कस्टम वाटर जो कहां तक रहेगा, 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया। बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल 24, यानी कि 12 नॉटिकल माइल का एरिया और बढ़ गया। तो इसको ऐसा समझो, अगर मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, तो यहां से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक तो क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा टेरिटोरियल वाटर। क्या कहा जाएगा, टेरिटोरियल वाटर। और यहां से और 12 नॉटिकल माइल, यानी कि टोटल मिला के यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, 24 नॉटिकल माइल तक। कहां तक, 24 नॉटिकल माइल तक। ये क्या हो जाएगा, कस्टम वाटर्स, इंडियन कस्टम वाटर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है अगला, जिसका नाम है पर्सन इंचार्ज वर्ड की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, पर्सन इंचार्ज की, ठीक है। पर्सन इंचार्ज वर्ड का मतलब होता है इन रिलेशन टू वेसल, मास्टर ऑफ वेसल जो है वो पर्सन इंचार्ज होगा। जैसे वेसल आ रहा है तो वेसल, अच्छा, पर्सन इंचार्ज की डेफिनेशन भी पूछी गई डेफिनेशन है, पहले भी कई बार पूछी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है। जैसे वेसल यानी कि शिप, बड़ा वाला जो शिप है वो आ रहा है, उस वेसल को जो ला रहा है उसका पर्सन इंचार्ज कौन होगा, मास्टर ऑफ वेसल विल बी द पर्सन इंचार्ज ऑफ वेसल। अगर गुड्स इंपोर्ट हो रहा है किससे, वेसल से, पानी के रास्ते शिप से आ रहा है। अगर एयरक्राफ्ट आ रहा है तो कमांडर या पायलट इंचार्ज जो है वो पर्सन इंचार्ज माना जाएगा। एयरक्राफ्ट से सामान आ रहा है, तो ट्रेन से सामान आ रहा है तो कंडक्टर, गार्ड या ऐसा कोई पर्सन जो कि ट्रेन का चीफ डायरेक्शन देने वाला पर्सन है, उसको पर्सन इंचार्ज कहा गया। सर ट्रेन से भी इंपोर्ट होता है क्या, पाकिस्तान से करेंगे, नेपाल से करेंगे, तो यहाँ पे तो ट्रेन कनेक्टिविटी है ना। पहले थार एक्सप्रेस हुआ करती थी जोधपुर से पाकिस्तान जाने वाली, और नेपाल से भी ट्रेन हमारी आने जाने वाली जो ट्रेन है वो, ठीक है। इन एनी अदर कन्वेंस, ड्राइवर और अदर पर्सन इंचार्ज ऑफ कन्वेंस, ठीक है, ड्राइवर और अदर पर्सन इंचार्ज ऑफ कन्वेंस, तो वो क्या हो जाएगा, पर्सन इंचार्ज हो जाएगा। यस सर कि नो सर, यस सर।
तो आपको क्या बताया मैंने, किसकी डेफिनेशन बताई, पर्सन इंचार्ज की। तो पर्सन इंचार्ज वर्ड की डेफिनेशन आपको समझ में आई, जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर व्हीकल, ट्रेन, एयरक्राफ्ट या वेसल, एयर के रास्ते से आ रहा है तो एयरक्राफ्ट, पानी के रास्ते से आ रहा है तो वेसल, रेलवे से आ रहा है तो कंडक्टर या गार्ड, और कोई और कन्वेंस से आ रहा है तो ड्राइवर या पर्सन इंचार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, पर्सन इंचार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्सन इंचार्ज। अगला है प्रोहिबिटेड गुड्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स? तो एनी गुड्स या द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड बाय कस्टम एक्ट। बात को समझना, यहां पे प्रोहिबिटेड गुड्स का मतलब स्मगलिंग से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि स्मगलिंग तो अलग से दे रखा है। अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स जिस पे प्रोहिबिशन लगा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फॉर द पर्पज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विल बी ट्रीटेड एज प्रोहिबिटेड गुड्स। ठीक है, यहां पे इसने बोला बट डज नॉट इंक्लूड एनी गुड्स in respect of which conditions subject to which goods are permitted to be imported or exported have been complied with। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, प्रोहिबिटेड गुड्स का मतलब होता है ऐसा कोई भी गुड्स जिसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेड हो। ठीक है, और but does not include any goods in respect of which conditions subject to which goods are permitted to be imported or exported। मतलब क्या हुआ कि यहां पे प्रोहिबिटेड गुड्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि ऐसे सारे गुड्स जिसके ऊपर प्रोहिबिशन लगा हुआ है, या तो इंपोर्ट करने से रिलेटेड या एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड। अब इसमें एक बात और गौर करने वाली है, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, subject to which goods are permitted to be imported or exported have been complied with। सपोज कोई पर्टिकुलर गुड्स है, आप अगर कुछ शर्तों पे इंपोर्ट कर सकते हो कि अगर एबीसी कंडीशन अगर पूरी होगी तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, तो ये कंडीशनल हो गया, ये प्रोहिबिटेड नहीं है, राइट। अब आता है स्मगलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मगलिंग? स्मगलिंग का मतलब ऐसा कोई भी गुड्स या फिर ऐसा कोई भी एक्ट या ओमिशन विच विल रेंडर सच गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। मतलब कुछ कंडीशंस पे उन्होंने कॉन्फिस्केशन लगा रखा है कि आप ये वाला काम नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिस्केशन। तो अगर कॉन्फिस्केशन लगा हुआ है तो उसको क्या कहा जाएगा, जैसे सपोज कि आपने अगर एप्पल के आईफोन को अगर फॉरेन से मंगाया तो हम उसे जब्त कर लेंगे। तो ऐसे कोई भी गुड्स जिसको जब्त करवा लिया जाता है उसको कॉन्फिस्केशन करना कहना बोलते हैं। तो कॉन्फिस्केट या जब्त करने वाले गुड्स जितने भी हैं उसको स्मगलिंग की कैटेगरी में रखा गया है। वेयरहाउस जो है, दो तरह के वेयरहाउसेज होंगे, प्राइवेट वेयरहाउस होंगे और स्पेशल वेयरहाउस होंगे। प्राइवेट वेयरहाउस अंडर सेक्शन 58 होंगे, स्पेशल वेयरहाउस अंडर सेक्शन 58A होंगे। ठीक है, अगला है वेयरहाउस्ड गुड्स। तो गुड्स डिपोजिटेड इन वेयरहाउस को क्या कहा गया है, वेयरहाउस्ड गुड्स। तो ये कुल मिला के जो ये जो बातें हैं, कंडीशंस हैं, ये सारी जो बातें और कंडीशंस जो है वो अपन ने सीखी किसमें। अच्छा, वेयरहाउस का मतलब एक बार फिर से बता देता हूँ। सपोज करो ऑस्ट्रेलिया से गुड्स आ रहा है, आप यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है। अब आप ड्यूटी का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, कस्टम ड्यूटी का पेमेंट 1 करोड़ रुपए का आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप अपना 50 करोड़ का सामान नहीं ले जा पा रहे हो। तो आप क्या बोलोगे कि अभी हमारे पास ड्यूटी के पैसे नहीं है, तो इसको वेयर हाउस में डाल दो। तो कस्टम अथॉरिटी क्या करेगी, इसको डेडिकेटेड वेयर हाउस में रख देगी। आपने अभी तक उसको छुड़वाया नहीं है, वो सामान अभी तक उनकी कस्टडी में ही है, कस्टम डिपार्टमेंट की कस्टडी में ही है। तो ऐसे में गुड्स को रखा दिया जाता है वेयर हाउस में, तो उसको वेयर हाउस गुड्स कहा जाता है। तो वेयर हाउस जो है वो दो तरह के, एक तो प्राइवेट वेयर हाउस है और एक गवर्नमेंट के जो पब्लिक वेयर हाउस हैं वो है। अब ये जो सामान है जब आप घर पे ले जाओगे तो उसको कहा जाएगा इट इज टेकन फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है, तो गुड्स की दो गति होती है, मैं ऐसा कई बार बोलता हूँ, गुड्स के दो हिस्से होंगे, दो बातें होंगी, या तो गुड्स वेयर हाउस में जाएगा और अगर वेयर हाउस में नहीं जा रहा है तो कहाँ जाएगा, होम कंजम्पशन के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कस्टम से रिलेटेड वन पार्ट विच वाज एक्चुअली देखा जाए तो बेसिक जो डेफिनेशंस होगी या जो जो चीज हमें पढ़नी होगी उससे रिलेटेड बात है। अब हम लोग आते हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी, राइट। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो लेवी एंड एग्जेम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटी कब होगा? एक स्वाभाविक सी बात है, आप खुद सोच के देखिए कि कस्टम ड्यूटी कब लगेगी। अरे भाई साहब, अगर कोई गुड्स ऑस्ट्रेलिया से या किसी भी कंट्री से इंडिया में आ रहा है, या
इंडिया से किसी भी कंट्री में जा रहा है तो इसको कहा गया इंपोर्टेड इनटू, इसको क्या कहा गया, इंपोर्टेड इनटू, और इसको क्या कहा गया, एक्सपोर्टेड आउटसाइड। अगर इंडिया है, अगर या तो इंडिया आ रहा है या फिर इंडिया से जा रहा है, इन दोनों कंडीशन में, चाहे वो इंडिया आ रहा है या फिर इंडिया से जा रहा है, इन दोनों कंडीशन में ड्यूटी लगेगी। कौन से रेट से लगेगी, तो उसके लिए इन्होंने बोला कस्टम टैरिफ एक्ट से लगेगी। अच्छा, ये सारी बात कौन से सेक्शन में बोल रखी है, सेक्शन नंबर 12 ऑफ कस्टम एक्ट में बोल रखी है। आइए समझते हैं एनालिसिस में। सेक्शन नंबर 12 कहता है कि ये चार्जिंग सेक्शन है कस्टम का, और ये कहता है कि अगर कोई भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुआ है या इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है, तो वो रेट जो कि कस्टम टैरिफ एक्ट में दे रखी है के हिसाब से कस्टम ड्यूटी लेवाई की जाएगी। शर्त यह है कि वो कहीं किसी कंडीशन में एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। और हां, जो रेट लगेगी वो कस्टम रेट एक्ट की लगेगी, ड्यूटी जो लगेगी वो कस्टम टैरिफ एक्ट की लगेगी, जो रेट या ड्यूटी लगेगी वो कस्टम टैरिफ एक्ट की लगेगी। तो अब इसको समझने वाली बात क्या हो गई, इस चार्जिंग सेक्शन को अगर एनालिस करें तो क्या बोला, कस्टम ड्यूटी इज लिवाइड ऑन गुड्स वेयर गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेवी इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। तीसरा पॉइंट, the rate of basic custom duty are specified under tariff act। चौथा पॉइंट, even goods belonging to government are subject to levy though they may be exempted by notification। मुद्दा यह है कि वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन से उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, लेकिन अब नीचे से बढ़ूं तो रेट टैरिफ एक्ट वाली एक्ट, कस्टम एक्ट के प्रोविजन लगेंगे कब, जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों होगा, राइट। अब कस्टम टैरिफ एक्ट क्या है, कस्टम टैरिफ एक्ट में दो अलग अलग शेड्यूल बन रखे हैं। शेड्यूल 1 में इंपोर्ट से रिलेटेड टैरिफ है, शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट से रिलेटेड टैरिफ है। अब आपको कस्टम टैरिफ एक्ट जो है, जैसे मैं बात आपको बताता हूं, कस्टम टैरिफ एक्ट किस तरह की बुक है, ठीक है, एक इस तरह की बुक है जिसके अंदर शुरुआत के जो पेज है वो शेड्यूल 1 है, जो बाकी वाले पेज है वो, जैसे बाद वाले जो पेज है वो शेड्यूल 2 है, शुरुआत के पेज है शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 1 में इसमें कस्टम टैरिफ एक्ट के शेड्यूल 1 में रेट दे रखी है किसकी, कस्टम इंपोर्ट टैरिफ दे रखा है, और शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट टैरिफ दे रखा है। तो दो पार्ट में एक्ट हो गया, ठीक है। अब कस्टम ड्यूटीज के टाइप क्या क्या हैं, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। कैन वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी राइट नाउ? यस, पहली कस्टम ड्यूटी है बेसिक कस्टम ड्यूटी, एकदम इजी, एकदम नॉर्मल। जब भी आप इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट के ऊपर जो आपको जिस परसेंटेज से टैक्स दिया जाना है, ड्यूटी दी जानी है, उसको बेसिक कस्टम ड्यूटी कही जाती है। ये कस्टम ड्यूटी दो तरह की होती है, पहली स्टैंडर्ड और दूसरा प्रेफरेंशियल रेट। तो स्टैंडर्ड रेट जो बेसिक रेट है वो जो आपको बताई रखी है, प्रेफरेंशियल रेट जो प्रेफरेंशियल एरिया के आधार पर स्पेसिफाइड है। से फॉर एग्जांपल इंडिया ने नेपाल से कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसे कर दिए जिसमें एक एग्रीमेंट बना दिया है कि नेपाल से कोई भी गुड्स अगर आएगा तो जो रेट हमारी 10% है उसकी बजाय 8% लगेगी। तो नेपाल को हमने प्रेफरेंशियल एरिया बता दिया, प्रेफरेंशियल एरिया से जो ड्यूटी आएगी उसको क्या ड्यूटी बोलेंगे, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी कहा जाएगा, ठीक है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी पहली हो गई, है ना, पहली बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गई। दूसरी इंटीग्रेटेड टैक्स है, जिसको हम लोग आगे जाकर जो है वो इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि आईजीएसटी हो गया, हमारा जीएसटी का जो आईजीएसटी वो हो गया। फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कंपेंसेशन सेस। फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी, वर्ड का क्या मतलब होता है, जो ड्यूटी लगा रखी है उसके ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये जीएसटी के बराबर ही होती है, इंटीग्रेटेड टैक्स वाली है। और स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी ये वैट के बराबर होती है। वैसे वैट अब खत्म हो गया है, बट पेट्रोल और अल्कोहल दो ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें आज भी वैट लगता है, तो वो उसको एडिशनल कस्टम ड्यूटी कहा गया है। तो कस्टम ड्यूटी के टाइप्स बता दिए, है ना। जैसा कि हमने पहले देखा था, जो कस्टम ड्यूटी दो तरह की होती है, इंपोर्ट से रिलेटेड इंपोर्ट ड्यूटी को शेड्यूल 1 में, एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक्सपोर्ट ड्यूटी को शेड्यूल 2 में कहा गया है, ठीक है। और इन्हीं ड्यूटीज को जो है वो अलग अलग तरीके से इन्होंने बांट दिया। अभी एक्सपोर्ट की ड्यूटीज नहीं पढ़ रहे हम लोग, अभी इंपोर्ट की ड्यूटीज ही पढ़ रहे हैं। तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी और प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे ड्यूटीज के टॉपिक भी हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बोला इंटीग्रेटेड टैक्स, ये क्या होता है,
अगर ऐसा कोई भी आर्टिकल जो इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा है उसके ऊपर एक कस्टम ड्यूटी के अलावा इन एडिशन टू कस्टम ड्यूटी एक और टैक्स लगाया जाएगा, आईजीएसटी। वैसे इसको एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम ही कहा जाता है, बट ये लगता क्यों है पहले ये भी समझ लेना। सपोज आप जो है ऑस्ट्रेलिया में गए और आपने ऑस्ट्रेलिया से एक लैपटॉप परचेस करके इंडिया ले आए। अब वही लैपटॉप जो आपने ऑस्ट्रेलिया से परचेस किया था वो अगर आप इंडिया में परचेस करते, अगर आप वही लैपटॉप कहां परचेस करते, इंडिया में परचेस करते, राइट। फिर से एक बार, आपने इंडिया में लैपटॉप परचेस करना है, राइट। आपने कहां लैपटॉप परचेस करना है, इंडिया में। तो आपने इंडिया में उसके 50,000 तो लैपटॉप के दिए, ठीक है। इंडिया में जीएसटी भी एप्लीकेबल है तो आपने जीएसटी के और एक्स्ट्रा पैसे दिए, तो 50,000 तो दिए लैपटॉप के और जीएसटी का जो अमाउंट है वो आपने एक्स्ट्रा में दिया। क्लियर है? 50,000 तो किसके दिए, इसके, और आपने जीएसटी के अलग से आपने इंडिया में पैसा दिया। अब वही लैपटॉप अगर आप ऑस्ट्रेलिया से परचेस कर रहे हो तो इंडिया को मिलने वाली जीएसटी का नुकसान इंडिया को हो गया, क्योंकि लैपटॉप आप खरीद रहे हो ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया ला रहे हो और इंडिया में यूज करने वाले हो, तो इंडिया में जो यूज कर रहे हो तो इंडिया को भी तो उसका टैक्स मिलना चाहिए। तो कस्टम ड्यूटी के अलावा एक और टैक्स लगाया जाता है आईजीएसटी, जो हम जीएसटी से उठा के लाए हैं। और वो जो आईजीएसटी है वो आईजीएसटी इंडिया में उस लैपटॉप की आईजीएसटी की जो रेट है वही रेट ऑस्ट्रेलिया से लाए गए लैपटॉप, इंडिया में लाए गए लैपटॉप के ऊपर आपको लगानी है। मैं फिर से आपको रिकलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि आईजीएसटी इंडिया में लगता है, लैपटॉप पे जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है, लैपटॉप पे लगता है ना। तो अगर आप इंडिया से ही परचेज करते तो आप इंडिया को जीएसटी देते। अब क्योंकि आप इंडिया में परचेज नहीं कर रहे हो, इंडिया से परचेज नहीं कर रहे हो, तो आप कहां से परचेज कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से। जब आप ऑस्ट्रेलिया से परचेज करके इंडिया ला रहे हो तो इंडिया को जीएसटी का नुकसान हुआ है, क्योंकि वो लैपटॉप अगर आप इंडिया से खरीदते तो इंडिया को जीएसटी मिलता। तो इन्होंने कहा कि ऑल दोज लैपटॉप या ऑल दोज आर्टिकल्स विच यू आर इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, सेम रेट जो जीएसटी की इंडिया में लग रही है और वही रेट से जीएसटी लगाकर आप ऑस्ट्रेलिया वाले प्रोडक्ट पे जीएसटी लगाकर फिर आप इंडिया में लाओ। तो अब आपको दो तरह के टैक्स देने, अभी तक जो हमने सीखा, एक तो आपको देनी है बेसिक कस्टम ड्यूटी और उसके ऊपर आपको क्या देना है, आईजीएसटी। ये समझने वाली बात है। तो इंडिया को सबसे पहले इंपोर्ट पे कस्टम मिल गया और फॉरेन से जो आप चीज इंडिया में यूज करने के लिए लाए हो उसके ऊपर जीएसटी मिल गया। तो इसको कहा गया है इंटीग्रेटेड टैक्स। उसके बाद में आता है जीएसटी कंपेंसेशन सेस। कंपेंसेशन सेस का क्या मतलब हुआ, जीएसटी में ही एक अलग से टैक्स लगाया जाता है जिसका नाम है कंपेंसेशन सेस, और वो गुड्स एंड सर्विस कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 के आधार पर लगता है। अगर आपने मेरे जीएसटी के इनिशियल लेक्चर देखे होंगे तो वहां पे हमने एक पर्टिकुलर एक चैप्टर पढ़ा था, कंपेंसेशन टू स्टेट सेस, कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट। अब होता क्या है कि इंडिया और इंडिया में अलग अलग स्टेट, तो जब जीएसटी आया तो सारे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट वाले टैक्स ले रहे थे वो तो आप एलिमिनेट कर रहे हो और आप जीएसटी ला रहे हो, हमें जो नुकसान होगा इससे, स्टेट को जो टैक्स का नुकसान होगा वो भरपाई कौन करेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा चिंता मत करो, जितना तुम्हारा नुकसान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब नुकसान की भरपाई करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लाएगी कहां से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कुछ प्रोडक्ट पे एक अलग से टैक्स लगाएगी जिसका नाम रखेगी कंपेंसेशन सेस। तो वो जो कंपेंसेशन सेस है वो वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड आर्टिकल पे लगा दिया जाता है। वैसे कंपेंसेशन सेस आइसक्रीम पे लगता है, टोबैको पे लगता है, सिगरेट पे लगता है, पान मसाला पे लगता है। वैसे ही अगर इस तरह की चीजें अगर आप फॉरेन से परचेस कर रहे हो तो फॉरेन से परचेस की जाने वाली चीजों पर कंपेंसेशन सेस लगाया जाता है, राइट। उसके बाद में इन्होंने कहा अगली ड्यूटी है एडिशनल कस्टम ड्यूटी या काउंटरवेलिंग ड्यूटी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो है वो एक्साइज ड्यूटी के बराबर होती थी, ठीक है। और काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो है एक्साइज ड्यूटी के बराबर होती थी और साथ ही साथ एडिशनल स्पेशल ड्यूटी एसएडी जो है वो वैट के बराबर होती थी। लेकिन जीएसटी में अब सीवीडी और एसएडी दोनों खत्म हो गए, क्योंकि देखो जीएसटी आ गया तो आईजीएसटी लगना है ना, तो आईजीएसटी तो हमने लिख दिया, ऊपर इंटीग्रेटेड टैक्स। तो अब अगर वो प्रोडक्ट जिनके ऊपर जीएसटी है तो उनके ऊपर तो लगेगा सीवीडी और एसएडी, लेकिन वो प्रोडक्ट जिनके ऊपर वैट और एक्साइज ड्यूटी है, जिनके ऊपर जीएसटी है उनके ऊपर तो लगेगा इंटीग्रेटेड टैक्स, सॉरी। और जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और वैट आज भी जिंदा है, जैसे
अल्कोहलिक प्रोडक्ट यानी कि शराब दारू पे आज भी जो है वो वैट लगता है और एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो अगर हम वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे, सीवीडी और एसएडी। सीवीडी रिलेटेड टू एक्साइज ड्यूटी, एसएडी रिलेटेड टू वैट, ठीक है। बट क्योंकि अब ये सब्ज्यूम हो गया है तो इसकी वजह हम लोग क्या लगाते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाते हैं, ठीक है। वही अल्कोहलिक लिकर वाला एग्जांपल इन्होंने दे रखा है। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी मैंने बताया इक्वल्स टू वैट होता है, क्योंकि वैट नहीं तो एसएडी भी नहीं, वैट है तो एसएडी भी है, राइट। अगला है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। अब सारी ड्यूटीज को मैं एक एक करके समझा रहा हूं, इनमें से कोई भी एक ड्यूटी कस्टम में पूछी जा सकती है, पहले भी पूछी गई है। मैं जब बोलूं पूछी जा सकती है मतलब ये मान लो कि वो इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर मैं कह दूं कि पूछी जा सकती है तो ये मान लो कि वो इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी का मतलब क्या हो गया, इंडियन इंडस्ट्री को बचाने के लिए अगर कोई ड्यूटी लगाई जाती है इंपोर्टेड गुड्स पर तो उसे जो है प्रोटेक्टिव ड्यूटी कहा जाता है। सपोज कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इंडिया में बिक रहा है, फॉरेन से भी आ रहा है, तो हम हो सकता है कि फॉरेन से आने वाले प्रोडक्ट पे रोक नहीं लगा सकते किसी भी रीजन से, बट वो फॉरेन से अब आ रहा है तो अब क्या करें भैया, तो जब कभी ऐसे में इंडियन मार्केट को हैम्पर होने से बचाने के लिए जिस रेट से अब हम सारी ड्यूटीज ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ये सारी ड्यूटीज ऐसी ही ड्यूटीज पढ़ने वाले हैं। तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी इंडियन मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए है और कैसे लगाई जाती है, सेक्शन 6 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के तहत लगाई जाती है और इसको रिकमेंड कौन करता है, टैरिफ कमीशन रिकमेंड करता है, राइट। अब बात करते हैं सेफगार्ड ड्यूटी की, ठीक है। सेफगार्ड ड्यूटी के बाद हम लोग काउंटरवेलिंग ड्यूटी, प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, इस तरह की ड्यूटीज के ऊपर बातें करने वाले हैं, राइट। तो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट में इंपोज सेफगार्ड ड्यूटी। पहली बात कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या लगाएगा, सेफगार्ड ड्यूटी ऑन स्पेसिफाइड इंपोर्टेड गुड्स। किस पे लगाएगा, स्पेसिफाइड इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर। इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन that goods are being imported in large scale and they are causing injury to the industry in India. Suppose कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इंपोर्ट कर रहा है किसी आर्टिकल को, ठीक है, समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेफगार्ड ड्यूटी लगाएगा ऐसे आर्टिकल पे जिस आर्टिकल से लार्ज स्केल पे इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान होना है। सर ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, हाँ, लगाने वाले भी कस्टम टैरिफ एक्ट है, ये भी लगाने वाला कस्टम टैरिफ एक्ट है। ये रिकमेंड कौन करेगा, टैरिफ कमीशन। कौन रिकमेंड करेगा, टैरिफ कमीशन। तो समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट में इंपोज सेफगार्ड ड्यूटी ऑन स्पेसिफाइड इंपोर्टेड गुड्स इफ इट इज ओपिनियन दैट गुड्स आर इंपोर्टेड इन लार्ज स्केल एंड आर कॉजिंग इंजरी टू इंडस्ट्री इन इंडिया। सपोज कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, शक्कर, घी, तेल, गेहूं, आटा, कुछ भी, कैलकुलेटर, मोबाइल, कुछ भी, मैंने अगर लार्ज स्केल पे मैं अगर फॉरेन से इंपोर्ट कर रहा हूं तो स्वाभाविक सी बात है वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट में इंडिया में बेचूंगा। तो जब मैं लार्ज स्केल पे कर रहा हूं तो इंडियन मार्केट अगेन नुकसान हो सकता है। तो इंडियन मार्केट को सेफगार्ड करने के लिए वो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे एक ड्यूटी लगा देंगे जिसका क्या नाम हो जाएगा, सेफगार्ड ड्यूटी, ठीक है ना। अब ये कौन से गुड्स पे होता है, व्हेन गुड्स सच गुड्स आर ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, क्योंकि गुड्स इंडिया में ऑलरेडी पड़े, ऑलरेडी इंडिया में पड़े। अगर हमने फॉरेन से इंपोर्ट किया तो इंडिया से कौन परचेस करेगा। बट कॉस्ट आर हायर एज कंपेयर टू इंपोर्टेड प्राइस। यूजुअली चाइना पे इस तरह की ड्यूटी लगाई जाती है। चाइना क्या करता है, वो प्रोडक्ट जो इंडिया में ऑलरेडी पड़े हैं वही प्रोडक्ट वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर देता है, यानी कि इंडिया में कोई पर्टिकुलर डीलर चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। अब इंडिया में वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत सारी मात्रा में पड़े, जैसे राखी का टाइम आता है, रक्षाबंधन के टाइम, तो जो देशी राखियां होती है जो इंडिया में बनती है ना, वो भी बिकती है और चाइनीज राखियां भी बिकती है। तो चाइनीज राखियां खरीदने वाले लोग बल्क में परचेसिंग करके फिर इंडिया में धीरे धीरे करके सेल करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब कभी इंडिया में गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जा चुका है, इंडिया में गुड्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप फॉरेन से अगर कम प्राइस में खरीदोगे तो इंडियन मार्केट में जिसने बना रखा है उसको नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान को बचाने के लिए कौन सी ड्यूटी है, सेफगार्ड ड्यूटी। नाउ यू कैन नाउ कंपेयर सेफगार्ड ड्यूटी विद प्रोटेक्टिव ड्यूटी, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से, पढ़ लीजिएगा, पीछे वाला भी, तो आपको पता चल जाएगा, है ना। सब्सिडाइज्ड आर्टिकल पे तो इसको कहा जाता है दूसरे शब्दों में एंटी सब्सिडी ड्यूटी। तो इन्होंने क्या बोला कि वेयर एनी कंट्री
और टेरिटरी पे बेस्टोज pays या bestows directly या indirectly any subsidy upon the manufacture or production therein or exportation therefrom of any article including any subsidy on transportation of such article, then central government may by notification in official gazette impose a countervailing duty of custom under custom tariff act। समझने वाली बात है कि अगर कोई कंट्री या टेरिटरी, कोई दूसरी कंट्री या टेरिटरी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंडिया में भेजने के लिए अगर सब्सिडी दे रही है, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे सब्सिडी दे रही है, वो प्रोडक्ट वहां से एक्सपोर्ट होकर इंडिया में आ रहा है तो एक्सपोर्ट के टाइम पे सब्सिडी दे रहा है। सपोज कीजिए कि श्रीलंका हमारे सबसे नजदीक है, श्रीलंका में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, बहुत बड़ी मात्रा में बन रहा है, तो श्रीलंका बोल रहा है कि तुम बहुत सारा एक्सपोर्ट करो इंडिया को। अभी श्रीलंका अपने एक्सपोर्टर को उस एक्सपोर्ट पर सब्सिडी दे रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो इंडिया में आ रहा है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया क्या करेगा, उसके ऊपर उसके अगेंस्ट में उतनी ही ड्यूटी लगा देगा जितना उस प्रोडक्ट पे सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया है। तो इसको कहा जाता है एंटी सब्सिडी ड्यूटी। ये दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। अगला है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी वर्ड का मतलब होता है कि चाइना जैसी कंट्रीज बहुत सस्ते में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाकर इंडिया जैसी कंट्रीज में एक साथ डंप कर देते हैं। डंप मतलब एक साथ बड़ी मात्रा में डंप कर देते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, वो प्रोडक्ट को इंडिया में डंप इसीलिए कर रहे हैं ताकि सस्ते में इंडियन पीपल उसको खरीदें। मैं अभी कुछ समय पहले मच्छर मारने वाला रैकेट परचेस करने के लिए गया, तो मुझे पता चला चाइनीज रैकेट आ रहा है 150 रुपए का, 150 का। आप अगर ब्रांडेड लेने जाते हो तो ऑरपेट ओरेवा वगैरह के जो ब्रांडेड रैकेट आ रहे हैं, मच्छर मारने वाले रैकेट, अगर आपको ध्यान में, अगर आपके एरिया में मच्छर है तो 350-400 रुपए का आ रहा है। तो मैंने सोचा चाइनीज तो आ रहा है 150 रुपए का। अब इसमें क्या हुआ कि मैंने सोचा कि ऑरपेट और ओरेवा, मैंने चेक करके देखा उसमें से भी कई सारी कंपनियां, इंडियन कंपनी तो थी नहीं, वो भी फॉरेन से इंपोर्टेड ही थी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ तो फिर मैं तो कोई भी परचेस कर लूं, है ना, क्योंकि वो 150 का आ रहा है, वो 350 का आ रहा है और दोनों ही फॉरेन का है, कोई इंडियन आर्टिकल तो है नहीं। अच्छा, वारंटी दोनों में नहीं है, खराब होने के चांसेस दोनों के इक्वल हैं। अच्छा, रैकेट, अब जो मच्छर की सीजन आती है उस वक्त रैकेट काम आता है, उसके बाद बात खत्म, बाद में तो हम यूज भी नहीं लेते हैं उसको, वो फेंका ही जाता है, तो हमने सस्ता वाला खरीद लेते हैं। तो ऐसे में हुआ क्या, अगर कोई इंडियन प्रोड्यूसर है वो बना रहा है तो उसके कम बिकेंगे और चाइनीज ज्यादा बिकेंगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे प्रोडक्ट जो एक साथ इंडिया में डंप कर दिए गए हैं, उन प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट को सेव करने के लिए एक ड्यूटी लगा देती है जिसका नाम होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, तो एक बार पढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी और प्रोविजनल बेसिस डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल वैल्यू और मार्जिन ऑफ डंपिंग। अच्छा, ये कैसे होता है, जैसे उस गुड्स की नॉर्मल वैल्यू है 10 रुपीज और इंडिया में डंप किया गया 7 रुपीज में, तो 10 - 7 3 रुपीज उसके ऊपर ड्यूटी लगा देगी। तो अब 7 रुपीज में इंडिया में आया, 3 रुपीज इंडिया ने उसके ऊपर ड्यूटी लगा ली, अब इंडिया में आएगा तो 10 का बिकेगा, तो इंडियन मार्केट हैम्पर नहीं होगा। ठीक है, तो such anti-dumping duty exceed the margin so determined. Central government shall reduce anti-dumping duty and shall also refund excess duty so collected. Right? उसके बाद आता है social welfare surcharge. अभी रिसेंट में एक सरचार्ज अलग से जोड़ा गया, एक अलग से सरचार्ज जोड़ा गया, वो था सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अगर कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो 10% ऑन एग्रीगेट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड सेस के बराबर जो है वो ये सरचार्ज लगाया गया था। मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज इंडिया में कोई गुड्स आ रहा है 100 रुपए का, ठीक है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज है 10%, तो पहले 100 रुपए के ऊपर ड्यूटी लगा दो, आईजीएसटी लगा दो, ड्यूटी और आईजीएसटी का जो 10% होगा वो आपका सरचार्ज हो जाएगा। क्लियर है, ड्यूटी का जो 10% होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सरचार्ज हो जाएगा। और दिस पर्टिकुलर थिंग इज ट्रीटेड एज सरचार्ज। मतलब कि जैसे सेस लगता है सेस, ठीक वैसे ही सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे क्या लगाया जाता है, सेस लगाया जाता है, और नथिंग मोर देन दैट। यस सर कि नो सर, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ये लगता है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। पेट्रोल और डीजल तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो जब इंपोर्ट किए जाते हैं तब 8 रुपए पर लीटर की रेट से उसके ऊपर
रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी लगाया जाता है। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी लगाया जाता है। किस रेट से लगाया जाता है? 8 रुपए की रेट से। किस रेट से लगाया जाता है? 8 रुपए की रेट से। क्या नाम है इसका? रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। ठीक है, अगला है हेल्थ सेस। हेल्थ सेस जो है वो 4th शेड्यूल में बताया गया है। वो हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज से रिलेटेड जो सर्विसेज होती है उसके ऊपर लगाया जाता है। तो यहां तक हमने कंप्लीट किया अपना सेशन नंबर 2 ऑफ कस्टम एक्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से सेशन नंबर 3 ऑफ कस्टम एक्ट, जहां पे हम लोग क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पढ़ने वाले हैं। राइट, थैंक यू सो मच।